बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 9 एंड दैट इज अबाउट एवोल्यूशन ऑफ लीफ। पत्ते किस तरह से आपको बनते हुए नजर आते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां और कितने मिलियन साल लगे हैं इनको यहाँ तक पहुँचते हुए कि आज के वेल डिफाइंड लीव्स आपको जो नजर आ रहे हैं वो कौन कौन सी चेंजेस के थ्रू बने हैं, इन सब चीजों को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो डिटेल्स बोर्ड पे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज एवोल्यूशन ऑफ लीफ, पत्ते की इर्तिका। ऑलराइट, अब ये जो टॉपिक हमारा बन रहा है इसी से हमें इस बात का पता चलता है कि इससे पिछले जो पौधे अभी तक हम पढ़ के आए हैं, यानी कि अर्लीस्ट ट्रेकियोफाइट्स और उससे पहले ब्रायोफाइट्स और उससे पहले ग्रीन एल्गी, उन सब के अंदर कहीं भी ट्रू लीव या बड़े या वेल डेवलप्ड पत्ते की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। ऑलराइट, इवन के जो मोस्ट रीसेंट आपने सेशन देखा है बिल्कुल इससे पीछे वाला, उसमें क्या मौजूद है कि साइलोप्सिड्स आर द फर्स्ट ट्रेकियोफाइट्स, और उन ट्रेकियोफाइट्स के अंदर भी ना तो ट्रू रूट्स अभी तक डेवलप हो सकी हैं और ना ही उसके साथ ट्रू लीव्स डेवलप हुए हैं। ओके, बल्कि एक अंडरग्राउंड स्टेम डेवलप हुआ है जिसके पास वैस्कुलर टिश्यूज मौजूद हैं और उसके साथ ही साथ उसकी कुछ इरेक्ट ब्रांचेस डेवलप हुई हैं जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू मौजूद है एंड देयर इज सॉलिड वैस्कुलर बंडल जिसके दरमियान में पिथ मौजूद नहीं होती। ऑलराइट, तो ये एक दो पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद फर्दर डिटेल्स में चलते हैं। Okay, the first thing is early vascular plants did not have true roots, all right, as well as true leaves. All right, students. अब इन दोनों के लिए अगर ये स्ट्रक्चर्स नहीं थे तो इनके मुतबादिल क्या स्ट्रक्चर्स ऐसे मौजूद थे कि जो रूट्स का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हो और साथ ही साथ लीव्स अगर नहीं थे तो लीव्स की जगह पे क्या मौजूद था ये भी समझ लें। अगर ट्रू रूट्स नहीं थी तो इसको बदल दिया गया विद राइजोम, और राइजोम तो आपको याद होना चाहिए, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम that perform functions of roots. Alright, राइजोम वो अंडरग्राउंड स्टेम है जिसके ऊपर राइजोइड्स मौजूद हो सकते हैं और इसका काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना और अपर एरियल ब्रांचेस की तरफ भेज देना। ओके, फिर उसके साथ ही साथ जो दूसरा हिस्सा राइजोम के अलावा स्टेम वाला मौजूद है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स नेकेड स्टेम। ऑलराइट, अब नेकेड स्टेम से क्या मुराद है कि इसके ऊपर कोई लीफ कवर मौजूद नहीं था। जैसे हमारे इर्द गिर्द हमें हायर प्लांट्स नजर आते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे लीव्स हैं राइट लेफ्ट साइड पे और कईयों के जो है वो सर्कुलर सिमेट्री में नजर आ रहे होते हैं, लेकिन यहां पे इन प्लांट्स के अंदर कोई भी लीव्स या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं थे। इस वजह से हम इनको कह रहे हैं दे वर नेकेड ब्रांचेस। ओके, विदाउट लीव्स। ऑलराइट, अब दूसरी तरफ हमने यहां पे लिखा है ट्रू लीव्स भी नहीं थे। ओके, अगर ट्रू लीव्स नहीं थे तो इसकी जगह पे क्या मौजूद था, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्लांट है दैट इज नोन एज कुक्सोनिया। ऑलराइट, इट इज द मेंबर ऑफ साइलोप्सिडा और इसके पास क्या खसूसियत हमें नजर आती है कि इसका जो मेन एक्सेस, जो मेन स्टेम था, उस स्टेम के ऊपर छोटे छोटे स्केल लाइक आउटग्रोथ्स बने हुए नजर आते हैं। ऑलराइट, अब ये जो आउटग्रोथ्स बने हुए नजर आते हैं दे वर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बट दे वर नॉट ट्रू लीव्स। ओके, इनको हम हायर प्लांट्स के पत्तों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास दरमियान में कोई भी वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल मौजूद नहीं था। ऑलराइट, यहां तक समझ आ गई आपको? तो ये चीजें हैं कि अगर ना ट्रू लीव्स हैं और ना ही ट्रू रूट्स हैं तो उनके मुतबादिल कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इनके पास मौजूद हैं।
फोटोसिंथेसिस की अगर हम ये बात करें कि लीव्स नहीं थे तो फोटोसिंथेसिस कौन करता था, तो याद रखिएगा द स्पोरोफायर ऑफ द ट्रेकियोफाइट्स इट इज फोटोसिंथेटिक। उसकी जो एरियल ब्रांचेस है वो सारी की सारी ग्रीन है। अगर ग्रीन है तो इसका मतलब ये है कि दे हैव क्लोरोप्लास्ट एंड दे कैन परफॉर्म देयर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस बाय देमसेल्व्स। ओके, फिर उसके आगे अगर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखें तो हमें ये याद आएगा कि ये तो पहला ग्रुप है ट्रेकियोफाइट्स का। फिर अगर इनके पास लीव्स नहीं है तो लीव्स अपीयर कौन सी क्लास में और कौन से ग्रुप में जाके होना शुरू में। ओके, तो उसके लिए याद रखिएगा lycopods, okay, the members of Lycopsida, ये पहला ग्रुप है जिसको ये क्रेडिट दिया जाता है कि इनके अंदर लीव्स नजर आना शुरू में, ओके, या ट्रू लीव्स नजर आना शुरू में। और उन ट्रू लीव्स को हम डिवाइड कर रहे हैं इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। द फर्स्ट वन आर माइक्रोफिल्स, ऑलराइट, माइक्रो छोटे, फिल्स पत्ते, ऑलराइट। इन पत्तों की जो शक्ल है वो हमें इस तरह से नजर आती है कि जैसे स्केल लाइक आउटग्रोथ हो और इनके दरमियान में एक ही सिंगल वेन मौजूद हो, ऑलराइट। दीज आर नोन एज माइक्रोफिल्स, ऑलराइट स्टूडेंट्स। अब ये तो एक ही सिंगल और दरमियान में मौजूद वेन की वजह से साइज भी छोटा है इनका, तो इसलिए हमने इनको कह दिया माइक्रोफिल्स। ऑन द अदर साइड देयर आर द बिग वंस that are known as megaphils. Megaphils, उसके नाम से अंदाजा हो जाना चाहिए, मेगा बड़े, फिल्स लीव्स, ऑलराइट। तो यहां पे किस तरह के पत्तों की बात हो रही है, There are bigger, ऑलराइट, और इनके पास एक तो सेंट्रल वेन मौजूद है जिसको हम मिडरिब कह सकते हैं, और उसके साथ ही साथ फर्दर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स भी अटैच्ड हैं या एसोसिएटेड हैं जो कि हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद हायर प्लांट्स में भी नजर आ सकते हैं, ऑलराइट। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है रेटिकुलेट वेनेशन पैटर्न जिसके अंदर बहुत ज्यादा शाखदार वेन्स नजर आ रही हैं, इसको हम कहेंगे मेगाफिल्स। ओके, इनकी भी फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर हम फर्न्स में देखें तो वो आपको थोड़े डिफरेंट नजर आएंगे, अगर हम हायर प्लांट्स में देखें तो वहां पे फिर सिंपल और कम्प्लेक्स लीव्स वगैरह में उनको डिवाइड करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो ये लीफ लेमिना के लिहाज से और उनके साइज के लिहाज से लाइकोप्सिड्स के अंदर जाके सबसे पहली दफा ये दो मुख्तलिफ इकसाम के पत्ते नजर आए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अब देखें, पहला ग्रुप है हमारे पास साइलोप्सिडा, ओके, द अर्लीस्ट वेस्कुलर प्लांट्स, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं लाइकोप्सिड्स या लाइकोपोड्स की। इनके अंदर हमें 7 ही लीव्स नजर आना शुरू हो गए। अब हमारी किताब के सीक्वेंस के लिहाज से तो ये सिर्फ एक सफे का डिफरेंस है, लेकिन एवोल्यूशन की नजर में इससे 15 से 20 मिलियन साल या इससे भी ज्यादा वक्त लगा है कि सिंपल ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स को कन्वर्ट किया गया इनटू ब्रांच्ड, हाईली ब्रांच्ड एंड देन द लैमिनेटेड स्ट्रक्चर्स जिसको हम आज लीफ कह रहे हैं, ऑलराइट। तो इसके लिए चंद हाइपोथेसिस प्रपोज किए गए, उनमें से जो सीक्वेंस हमारी बुक के अंदर जिन चेंजेस का इंक्लूड किया गया है जो हमारे सिलेबस में शामिल है उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। ओके, दिस इज अबाउट द एवोल्यूशनरी steps of leaf formation or development of leaf। यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो तमाम तर तब्दीलियां जिन्होंने इरेक्ट ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स को कन्वर्ट किया इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, वो कौन कौन सी तब्दीलियां। सबसे पहले नंबर पे यहां पे मैं एक वर्ड मेंशन कर रहा हूं स्टूडेंट्स, जो याद रखिएगा कि कुछ साइंसदानों का ख्याल यह है कि इन पौधों में स्टीराइल स्पोरेंजिया बने, ऑलराइट, स्टीराइल स्पोरेंजिया दैट वर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। ओके, वो स्पोरेंजिया जिनके अंदर स्पोर प्रोडक्शन वाला काम नहीं हो रहा था, वहां से इस प्रोसेस का इनिशिएटिव हुआ, वहां से इसका आगाज हुआ कि पत्ते बनना शुरू हो गए। ओके, फिर इसी तरह चंद और साइंसदानों ने अपने मुख्तलिफ हाइपोथेसिस प्रपोज किए। उन तमाम तर चेंजेस में से एक प्रोसेस को हम यहां पे फॉलो करने जा रहे हैं जिसका पहला स्टेप स्टूडेंट्स हम मेंशन करेंगे, दैट इज नोन एज आइसोटोमस ब्रांचिंग। और ये याद रहे कि हम इसके अंदर मेगाफिल की डेवलपमेंट की बात करेंगे
कि मेगाफिल्स जो हाईली ब्रांच्ड लीव्स हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुए। अब पहला स्टेप स्टूडेंट्स मैंने यहां पे मेंशन किया है जिसमें लिखा हुआ है आइसोटोमस ब्रांचिंग। ओके, अब इससे क्या मुराद है कि नई ब्रांचेस तो निकल रही हैं, ओके, और ये तमाम की तमाम ब्रांचेस, अगर लेट्स से आपकी वो इरेक्ट ब्रांचेस वाला एक प्लांट आपके पास मौजूद है जो कि फोटोसिंथेटिक ग्रीन ब्रांचेस पे मुश्तमिल है, इसके जो टॉप के ऊपर हमेशा जब भी दो शाखें निकलेंगी और इस प्रोसेस को हम कहेंगे डाइकोटमी, ओके, और डाइकोटोमस ब्रांचिंग। अब ये जो डाइकोटोमस ब्रांचिंग है उसी की फर्दर एक टाइप है आइसोटोमस ब्रांचिंग, कि जब भी शाखें निकलें, दो निकलें और उनका साइज हमेशा सेम हो, ओके, और इवन के अगर दोनों ब्रांचेस डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं तो सेम एंगल्स के ऊपर निकलना और ग्रो करना शुरू करें। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोटोमस ब्रांचिंग। ओके, इस चीज को हम यहां पे लिख भी लेते हैं, द रिजल्टेंट ब्रांचेस are of equal size and also diverge at similar angles from the main axis। जी स्टूडेंट्स, अब जरा इसको फिर से एक मर्तबा मैं समझा रहा हूं आपके लिए कि हमारे पास मेन एक्सेस क्या होता है, जो मेन स्टेम, जो मेन ब्रांच जमीन से ग्रो करती हुई ऊपर की तरफ आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि दो ब्रांचेस निकली। अब दो ब्रांचेस निकल रही हैं तो इस पैटर्न को हम कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग पैटर्न। ओके, अब ये जो रिजल्टेंट ब्रांचेस असल में इनको कह रहा है कि जो दो शाखें निकली हैं, अब फर्दर इनके ऊपर जब कभी भी ब्रांचेस निकलना शुरू होंगी तो वो ब्रांचेस हमेशा इक्वल साइज की होंगी, ओके, और साथ ही साथ दोनों के एंगल्स जो हैं वो भी हमेशा एक ही जैसे होंगे, जिसकी वजह से हमने इसको कहा है कि दिस इज आइसोटोमस ब्रांचिंग। ओके, कि ये एक ही जैसी शाखें हमेशा निकलती चली जाएंगी। यूं समझें कि अगर राइट साइड वाली ब्रांच जो है वो ग्रो कर रही है तो लेफ्ट साइड वाली ब्रांच ग्रो करते हुए इट विल अपीयर टू बी लाइक इट्स ट्विन ब्रांच। ओके, वो बिल्कुल हमेशा जोड़ी की तरह, आइडेंटिकल ट्विन ब्रांचेस की तरह नजर आएंगे आपको। ऑलराइट, लेकिन इसके ऑपोजिट एक और प्रोसेस भी समटाइम्स ऑब्जर्व किया गया, एंड दैट इज नोन एज एन आइसोटोमस ब्रांचिंग। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये इसके ऑपोजिट प्रोसेस है। ओके, अगर ऊपर वाले प्रोसेस में हमें यह नजर आ रहा था कि दोनों ब्रांचेस हमेशा आइडेंटिकल ब्रांचेस की फॉर्म में ग्रो करेंगी, तो यहां पे ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहां पे कहीं ना कहीं कोई तब्दीली जरूर होगी। और वो तब्दीली क्या है ये मैं आपको बताता हूं। द रिजल्टेंट branches may not be of equal size and do not diverge at similar angles from the main axis. Alright students, अब देखें ऊपर वाली ही स्टेटमेंट को मैंने थोड़ा सा तब्दील कर दिया है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ओके, और उस चेंज में आपको दो वर्ड्स डिफरेंट नजर आए हैं सिर्फ। पहला लफ्ज क्या है? द ब्रांचेस मे नॉट बी ऑफ इक्वल साइज, कि हो सकता है अब इनका साइज, जो इनकी हाइट थी वो उतनी नहीं है जैसे आइसोटोमस में हमें इक्वल कॉपीज नजर आ रही थी। यहां पे हो सकता है एक शाख छोटी रह जाए और दूसरी शाख उससे कंपैरेटिवली बड़ी हो जाए। फिर इसके साथ ही साथ ये भी पॉसिबल है कि एंगल भी सेम ना रहे। ओके, पहले क्या था कि दोनों ब्रांचेस हमेशा सेम एंगल्स पे ग्रो कर रही थी आइसोटोमस ब्रांचिंग के अंदर, लेकिन यहां पे ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि एक ब्रांच, तो अगर आप मुझे देख रहे हैं सामने से, तो एक ब्रांच जो है वो मेरे लेफ्ट की तरफ ग्रो करती चली जाए और दूसरी ब्रांच जो है वो आउट ऑफ द बोर्ड आपकी जानिब ग्रो करना
शुरू हो जाए। तो जब डायरेक्शंस भी सेम नहीं है, एंगल्स भी चेंज हो गए, तो इट मींस कि अब हम इसको कहेंगे दिस इज एन आइसोटोमस ब्रांचिंग, और इसी की वजह से अगले स्टेप में इन्वॉल्वमेंट शामिल की गई, और वो इन्वॉल्वमेंट क्या है? दैट प्रोसेस इज नोन एज ओवरटॉपिंग। ओके, जी स्टूडेंट्स, अब देखें ओवरटॉपिंग वाली जो चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, अब इसके अंदर हम ये शामिल करेंगे कि असल में इसका लफ्जी मतलब है एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करना। ओके, एक दूसरे को बाईपास करना, और एक शाख की ये कोशिश हो कि उसके मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमेशा ज्यादा ग्रोथ शो करें, और थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ वाली शाख की ग्रोथ को रोक दिया जाए। लेकिन इसके साथ ही साथ जो ओवरऑल ग्रोथ हमें पौधे की नजर आए वो 3 डायमेंशनल ग्रोथ हो। ऑलराइट, तो इस चीज को स्टूडेंट्स हम कहते हैं ओवरटॉपिंग। ओके, अब इसमें क्या है, जो डाइकोटोमस ब्रांचिंग में 2 ब्रांचेस निकल रही थी, एक ब्रांच ज्यादा ग्रो करे और दूसरी ब्रांच उसकी निस्बत थोड़ा सा कम ग्रो करे, लेकिन इसके साथ ही साथ अनइक्वल ग्रोथ है एट डिफरेंट और रैंडम एंगल्स। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि इसका बिखेर और इसका फैलाव आमतौर पे जो आइसोटोमस ब्रांचिंग के अंदर नजर आता है उससे कई गुना ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवरटॉपिंग। ऑलराइट, इसको अब हम लिख भी लेते हैं। एक्सट्रीम वर्जन ऑफ एन आइसोटोमस ब्रांचिंग ऑलराइट, पहले नंबर पे तो ये वाली चीज आ गई है इसमें कि आइसोटोमस ब्रांचिंग की ही फर्दर ये एक और टाइप है। ओके, फिर इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपके लिए मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं 2 डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर। न्यू ब्रांचेस आर unequal in size and grow at different angles। और इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैं साथ ही यहां पे लिख रहा हूं, जो पॉइंट नंबर 2 लिखा है, one branch tend to grow upright, ऊपर की जानिब, और perpendicular, जमीन के लिहाज से perpendicular at the angle of 90, okay, and other tend to diverge at different angles, thus forming more branches। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब सारे का सारा जो ओवरटॉपिंग का प्रोसेस है उसकी समरी हमने यहां पे मेंशन कर ली है। ओके, कि इस प्रोसेस में क्या होगा कि डाइकोटमी अभी भी बरकरार है, शाखें 2 की सूरत में निकल रही हैं, लेकिन एक ब्रांच उसमें से हमेशा अपराइट या सीधी ग्रोथ शो करेगी, और दूसरी ब्रांच जो है वो इतनी ज्यादा शाखें बना दे कि इर्द गिर्द सारे का सारा एरिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा शाखदार होता चला जाए। ऑलराइट, ये है हमारे पास आपकी बुक के अंदर पहला पॉइंट, ओवरटॉपिंग। लेकिन याद रहे कि ओवरटॉपिंग इटसेल्फ इज इंक्लूडेड इन एनाइसोटोमस ब्रांचिंग, और एनाइसोटोमस ब्रांचिंग की जो सिंपलेस्ट टाइप थी दैट वाज द आइसोटोमस ब्रांचिंग, जिसके ऑपोजिट हमें एनाइसोटोमस ब्रांचिंग को पुट करना पड़ा। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट चलें हम, तो अगला स्टेप जो एवोल्यूशन में नजर आता है दैट इज प्लेनेशन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लेनेशन। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ओवरटॉपिंग की वजह से जो ग्रोथ पैटर्न बन रहा था दैट वाज 3 डायमेंशनल। ओके, यहां पे उसको रिड्यूस कर दिया गया। ओके, और इसको समटाइम्स रिडक्शन हाइपोथेसिस भी कहा जाता है कि आहिस्ता 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 शाखों की तादाद में
और उनकी एंगुलर ग्रोथ में कमी होना शुरू हुई और 3 डायमेंशनल ग्रोथ की बजाय 2 डायमेंशनल ग्रोथ हमें 2 प्लेन्स में नजर आना शुरू हो गई। ऑलराइट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लेनेशन। The 3 dimensional or plane growth was reduced to 2 plane growth. Alright, अब इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो फैलाव था प्लांट्स का वो आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो गया। ओके, क्योंकि अगर आप गौर करें जो हमें लीव्स जितने भी नजर आ रहे हैं वो ज्यादातर डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड होते हैं, फ्लैट होते हैं बिल्कुल। ओके, अगर उन शाखों का फैलाव उसी तरह से रहता और बहुत ज्यादा बिखरी हुई ब्रांचेस मौजूद होती तो लीव्स जो हैं वो भी बिल्कुल बंद पेटल्स की तरह के, जब पत्तियां बंद होती हैं और वो एक फ्लावर बर्ड आपको नजर आता है कली की फॉर्म में, तो ये भी पॉसिबल था कि सब के सब जितने भी पत्ते बनते उन सब की अपीयरेंस उसी तरह से होती। लेकिन कुदरत ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल बनाना था फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। तो इस वजह से प्लेनेशन के स्टेप को अडॉप्ट कर लिया गया और इसके अंदर इस शक्ल में 2 प्लेनर शक्ल के अंदर लीफ की शक्ल को बदल दिया गया। ऑलराइट, ये याद रखिएगा कि जैसे ही 3 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल फ्लैट लीव्स बनना शुरू हुए तो इस वजह से असल में क्या किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया को अवेलेबल बनाया जा रहा है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एज वेल एज द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। ऑलराइट, फिर इसी चीज को अगर हम फर्दर लेके चलें तो एक और तब्दीली शाखों के बाद, दैट इज नोन एज फ्यूजन और वेबिंग। जी स्टूडेंट्स, फ्यूजन का मतलब मिल जाना। ओके, लेकिन वेबिंग के लिए मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। अगर आपने बतख के पांव देखे हों कभी, ओके, बतख के पांव के अंदर आपने देखा होगा कि जो उसकी उंगलियां होती हैं, डिजिट्स, उनके दरमियान में भी स्किन मौजूद होती है। ओके, उनको बोलते हैं वेब्ड फीट। ऑलराइट, इसी तरह अगर आप फ्रॉग की डिसेक्शन कर चुके हुए हैं तो उसके जो हाइंड लिम्स होते हैं, जो पांव हैं उसके, उनके दरमियान में भी एक थिन फ्लैप ऑफ स्किन मौजूद होता है। ऑलराइट, इसको भी हम कहते हैं दैट इज वेब्ड टोज या वेब्ड डिजिट्स। अब ये वाली जो स्किन या ये वाली जो लेयर दरमियान में आ रही है, इसी तरह से एक तब्दीली एवोल्यूशन ऑफ लीफ के प्रोसेस में भी नजर आई। जो ब्रांचेस थी ग्रो कर रही थी, उन ब्रांचेस की साइड्स से पेरेन्काइमेटस टिश्यू लेटरल ग्रोथ करना शुरू हुआ और ग्रो करते करते उसने क्या किया कि ब्रांचेस को आपस में मिला दिया। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, नाउ दिस इज द लैमिनेटेड लीफ, ऐसा पत्ता जिसको हम लीफ लैमिना कह सकते हैं, इस तरह की अपीयरेंस में हमें नजर आना शुरू हो गया। लेटरल ग्रोथ ऑफ सेल्स फ्रॉम ब्रांचेस filled up the space by parenchymatous cells ऑलराइट, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं फ्यूजन और वेबिंग। अब फ्यूजन और वेबिंग तक भी काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि ब्रांचेस की डाइकोटमी तो चलती चली जा रही है। तो जो अल्टीमेट कंप्लेक्सिटी हमें किसी भी लीफ के अंदर नजर आती है वो वही है जो बिल्कुल स्टार्ट में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, मेगाफिल्स की पहचान, और वो क्या है, दैट इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। All right, now what is reticulate venation? Highly branched pattern.
Highly branched pattern formed by the veins within the leaf lamina. This is known as reticulate venation. Okay? बहुत ज्यादा शाखदार शाखें बनती चली जाएं और वो वेन्स जो हैं वो फूड और न्यूट्रिएंट्स वगैरह को सप्लाई करें। तो इस तरह की ये जो ब्रांचेस या नेटवर्क आपको नजर आता है किसी भी लीफ लैमिना के अंदर, दिस इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये पूरा प्रोसेस हमने तो चंद मिनटों में खत्म कर लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स इस पूरे प्रोसेस को मिलियंस तक साल लग चुके हुए हैं। उसके लिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इसको भी यहां पे हम मेंशन कर लेते हैं साथ ही। दिस इज evolution of leaf took more than 15 to 20 million years. Alright, इसका मतलब ये है कि इतना ज्यादा वक्त लगा है कि ब्रांच लाइक पैटर्न से लीफ लाइक पैटर्न तक ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स तब्दील हो सकें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर एट द एंड में आप लोगों को ये सारी की सारी समरी बताता चलूं कि ये जो आप लोगों को यहाँ पे चंद इमेजेस नजर आ रहे हैं, इन इमेजेस का सीक्वेंस जो आप याद रखेंगे वो सबसे पहले नंबर पे बुनियादी कंसेप्ट आपके ज़हन में होना चाहिए, दैट इज नोन एज डाइकोटोमस ब्रांचिंग। ओके, डाइकोटोमस ब्रांचिंग से क्या मुराद है? जब भी ब्रांचेस निकलेंगी दो निकलेंगी। फिर उसकी एक टाइप हमने जो डिस्कस की दैट इज आइसोटोमस ब्रांचिंग। आइसोटोमस ब्रांचिंग में क्या होगा कि शाखें ग्रो तो करें लेकिन इक्वल साइज में सेम एंगल्स के ऊपर ग्रो करें। ऑलराइट, फिर उसके साथ ही साथ जो इसकी ऑपोजिट टाइप हमने देखी, दिस इज नोन एज एन आइसोटोमस ब्रांचिंग, जिसके अंदर ब्रांचेस का साइज और डायरेक्शंस और एंगल्स वेरी कर सकते हैं। उसी की एक टाइप हमने डिस्कस की है, दैट इज नोन एज ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग में एक तो मेन एक्सेस की तरह ग्रोथ हमें नजर आती है और दूसरी तरफ जो दूसरी ब्रांच जो छोटी रह जाएगी या पीछे रह जाएगी वो डाइवर्जेंट ब्रांच कहलाती है, वो शाखें बनाने में अपना वक्त गुजारती है। ऑलराइट, फिर इसी तरह क्या किया गया फर्दर, इसमें से ये जो फैलाव है, जो इसका ज्यादा फैल जाने वाला या शाखदार स्ट्रक्चर है, उसको रिड्यूस किया गया ताकि फ्लैट लेमिना वाले लीव्स बनाए जाएं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज प्लेनेशन। और प्लेनेशन के बाद स्टूडेंट्स फिर हमें फर्दर ये नजर आता है कि पेरेन्काइमेटस टिश्यूज की ग्रोथ हुई, लेटरल ग्रोथ नजर आई सेल्स की, और फ्लैट लेमिना वाले लीव्स बनना शुरू हो गए ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल हो, ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी को जज़ब किया जा सके और प्रोड्यूसर्स बन सकें ये पौधे हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए। ऑलराइट, तो आज की सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।